नमस्कार। आज हमारे साथ मिस्टर विकास अग्रवाल, जो हमारे फाउंडर और सीईओ हैं ऑलपोर्ट एक्सपर्ट के, हमारे बीच बने हुए हैं। और आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया को छोड़ के बाकी जो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो रिस्ट्रिक्शन है, तो बाकी कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू हम लोग फॉरेन के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि लास्ट 2 साल से इंडियन मार्केट ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है इन कंपेयर टू फॉरेन मार्केट। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस अपॉर्चुनिटीज़ का हमारे इन्वेस्टर कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ला आपने देखा ही है कि लास्ट 2 ईयर से इंडियन मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया इन कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट और जी। यूएस मार्केट। तो आप बता सकते हैं हमारे इन्वेस्टर को कि म्यूचुअल फंड के अलावा हमारे पास ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसके थ्रू वो यूज़ करके वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए समीर जी, ये मेरा मानना है कि आपका अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो 100 रुपीज़ का है तो 20% मतलब 20 रुपीज़ से 25% एलोकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो जितने भी हमारे HNIs, अल्ट्रा HNIs और फैमिली ऑफिसेस है, जब उनके पोर्टफोलियो पे मैं देखता हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन आती है कि sometimes we become India biased in the sense that because we are witnessing good amount of growth happening in India, राइट। तो हमारा जो झुकाव है नेचुरली इंडिया एज एन इकोनॉमी पे बढ़ जाता है, यहाँ के शेयर मार्केट, और जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरा ये सजेशन होता है कि 20 to 25% आपका एलोकेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं, जैसे आपने बताया कि यू राइटली सेड Taiwan, another market is South Korea, and these are 2 markets जो पिछले कुछ दिनों में आप सुर्खियों में रहे हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे पॉकेट्स, जैसे स्विट्जरलैंड, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं तो पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अनदर इमर्जिंग कंट्री विच इज बिकमिंग मोर विजिबल इज वियतनाम। वियतनाम में हमने देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल आउटपुट काफी अच्छा जा रहा है। In certain pockets, some companies from Bangladesh, so what I'm trying to tell you is कि काफ़ी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे इस कंट्रीज में ग्रोथ देखने को मिली। तो इंडिया में अगर बात करते हैं, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स को कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो जैसा आपने बोला म्यूचुअल फंड तो सही है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि ये फंड्स जो हैं इनके फीडर फंड होते हैं। सो ये अपने फीडर फंड में फंड ऑफ फंड के थ्रू आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कंपनीज हैं, पहले जैसे DSP म्यूचुअल फंड का एक ग्लोबल फंड हुआ है, ग्लोबल फंड्स है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक लिमिट डिसाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। वो लिमिट ओवर हो चुकी है, जिसकी वजह से रिटेल निवेशक जो हैं या HNI इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट ग्लोबली नाउ। जो पुराना था इन्वेस्टमेंट वो अभी भी है एज इट इज़। अगर आप इसमें कुछ तथ्य देखना चाहते हैं, जैसे आप मोतीलाल ओसवाल का, मुझे याद है नैस्डैक फंड 2008 या 2009 में आया था। अगर आप उसका पिछले 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ऑन एन एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंडियन रूपी इट हैज़ डिलीवर्ड एनीवेयर बिटवीन 20 to 25% ईयर ऑन ईयर फॉर 15-16 लॉन्ग ईयर्स। सो इस तरह का अगर परफॉर्मेंस है इस फंड्स का, तो क्वेश्चन ये कि ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। यस, ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, तो म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बताया, दूसरा गिफ्ट सिटी के थ्रू, जो हमारा गुजरात में जो सेटअप किया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ से इन्वेस्टर्स को ये फैसिलिटी दी कि आपका एक LRS के थ्रू आपको जो लिमिट है वो उसकी लिमिट की जो लिमिट डिसाइड की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वो है $250,000 कि अप टू $250,000 यू कैन इन्वेस्ट अब्रॉड। So through GIFT City, there are some managers in GIFT City, they have their AIF listed on the GIFT City, where the minimum ticket size is $150,000. In fact, कुछ एक ऐसे फंड हाउसेस हैं अभी इंडिया में जो अपना फंड केमन आइलैंड में लिस्ट कर रहे हैं, जैसे मार्सलस इज वन, जिसमें मिनिमम टिकट साइज इज ओनली $5,000। तो सिर्फ $5,000 से आप अपना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। फिर उनका एक फंड है जो US बेस्ड लिस्टेड है, जिसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड इज ओनली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रूपी इट इज अबाउट 1 crore। एंड देन जो गिफ्ट सिटी का मैं बात कर रहा हूँ उसमें $150,000, मतलब मोटा मोटी 1.5 crore। तो ये जो 2-3 मैनेजर हैं, जैसे वाइटोक है, सो वाइटोक अशोका फंड,
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एसेंशियली ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग कंट्री में करते हैं। एंड ये एक्स इंडिया है। एक्स इंडिया का मतलब आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंडिया में तो आपने बाकी के फंड्स के थ्रू कर रखा है, बट बाकी की कंट्रीज में ये कवर करता है। तो इस तरह के आप फंड्स देख सकते हैं जिसमें आपको ग्लोबली एक्सपोजर मिल जाए। और ऑन एन एवरेज अगर इसके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो आइडियली रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी 12% इन डॉलर टर्म। And then knowing the fact that our rupee continues to depreciate, I mean, it has a track record of 4 to 5% of depreciation, you make about 16-17%. That's the realistic expectation. Although these funds have ended up delivering more than that, but then these are cycles. ओके ओके। तो ये इसमें रिस्क कितना है इसमें अगर कंपेयर करें इंडियन मार्केट से? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रिस्क तो अक्रॉस द ग्लोब है। राइट जितना रिस्क आपको इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, ग्लोबली भी उतना रिस्क है। राइट बट जो फंड मैनेजर होते हैं वो बहुत स्पेसिफिकली पहले कंट्री रिसर्च करते हैं। कंट्री रिसर्च के बाद वहाँ की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी अपने एक बास्केट बना के चलते हैं। जैसे इंडिया में टॉप 500 कंपनीज है, इस तरह से नैस्डैक है, S&P 500 के 500 टॉप कंपनीज निकालते हैं। फिर जैसे अगर छोटी कंट्री है जैसे वियतनाम बोला, तो उसमें हो सकता है टॉप 2 या टॉप 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करें। राइट तो ऐसी कंपनियां विचार, जैसे अभी आपको पता होगा साउथ कोरिया में आपने देखा है, ताइवान में देखा। अब जैसे सैमसंग है, सैमसंग और एक कंपनी मिला के मार्केट कैप वो कंपनीज का इतना ग्रो हो गया कि कंट्री का मार्केट कैप डबल हो गया। राइट तो उस तरह के 1 या 2 यूनिक बिजनेसेस निकालते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं पोर्टफोलियो में। एंड फंड मैनेजर्स आर, आई मीन, इफ यू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट टीम, दे कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली, एंड बेस्ड ऑन दैट, if required, they sometimes take cash call also in the portfolio. So risk wise, I would say, in terms of beta, in terms of the Sharpe ratio, etc., I think it is as good as Indian equity markets. ओके। तो क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर को अपने जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, चाहे ओवरऑल अर्निंग्स का कितना परसेंटेज एलोकेशन करना चाहिए फॉरेन मार्केट में? वही मैंने आपको बोला कि डिपेंड करता है। देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कुछ पेरेंट्स से मिलता है, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं या बच्चे को बाहर पढ़ाना चाहते हैं, तो अभी से वो डॉलर टर्म में फंड्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो वो इंडियन रुपी से LRS के माध्यम से वो इन्वेस्ट करते हैं। और फिर जो रिडेम्पशन है वो यहाँ ना लेके इंडियन रुपये में, वो डॉलर टर्म में उस कंट्री में लेते हैं, ताकि, और उस कंट्री में फॉरेन अकाउंट रखते हैं ताकि वो डॉलर उनका वहाँ पे यूज़ हो जाए। अदरवाइज़ इंडिया में आएगा तो एक चार्जेस होते हैं आपको, डॉलर से रुपी, रुपी से डॉलर, उसके चार्जेस बच जाते हैं। और आपको पता है रुपी डिप्रिशिएट होता है लॉन्ग रन में, तो अगर डिप्रिशिएट ना हो इसकी वजह से भी वो उस तरफ में काम करते हैं। तो ये अलग अलग होता है। बट मैं ये बोलता हूँ, कुछ इन्वेस्टर्स हैं हमारे, कुछ फैमिली ऑफिसेस है, उनका आप बिलीव नहीं करेंगे 45-50% एलोकेशन अब्रॉड है। सो आई वोंट से दैट कि कितना परसेंट होना चाहिए। ये इसमें कुछ एक हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। क्या रिस्क एपेटाइट क्या है, पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बोला। बट आई थिंक इफ यू आस्क मी, आइडियल लोकेशन शुड बी 20%। अगर किसी इन्वेस्टर को 2.5 लाख से ज़्यादा डॉलर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए और कौन से रूट हो सकते हैं? देखिए, फिर 2.5 लाख के ऊपर के डॉलर तो मतलब अलाउड ही नहीं है LRS के थ्रू आपको ईयरली। बट वो एक्यूमुलेट होता है ना, हर साल है। अगर 4 मेंबर फैमिली में है तो 10 लाख डॉलर हो जाता है, और अलग अलग के नाम पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है crystal.ai, जिसके थ्रू उन्होंने, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है ऑलपोर्ट, जिसमें हमने हाई क्वालिटी डिजर्विंग पोर्टफोलियो मैनेजर ऑनबोर्ड किया है, ठीक है, उसी तरह से क्रिस्टल में उन्होंने ग्लोबली 135 हाई क्वालिटी ऑल्टरनेट्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ऑनबोर्ड किया है। तो अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स, वेयर व्हाट वी डू इज एसेंशियली, अलग अलग फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी होती है अलग अलग कंट्री में। देयर इज दिस मैनेजर L1 Capital, आई रिमेंबर, they are extremely good at long short strategies, and they've been running it for over a decade now, and in the last decade they have delivered on an average 14 to 15% kind of returns in dollar term. तो इसी तरह से कुछ US के प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस के रीएश्योरेंस पे प्रोडक्ट बना है, जिसमें ऑन एन एवरेज 11 से 12% का डॉलर टर्म में रिटर्न्स है। इसके अलावा कोई US के ETFs लेना चाहते हैं तो उसमें ETFs हम सजेस्ट करते हैं। S&P 500 है, अलग अलग इंडेक्स के अलग अलग। तो डिफरेंट
डिफरेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट इंडेक्स एंड डिफरेंट अप्रोच। तो ये भी एक तरीका है आपका, इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा मार्केट इमर्ज हो रहा है आज के दिन में, तो क्या ये फॉरेन फंड्स कुछ ऐसा है जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है? देखिए क्रिप्टो के अभी तक के इसका अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच नहीं रहा है। क्रिप्टो एज अ करेंसी फ्री फ्लोट करेंसी के नाम पे है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है ट्रेडिंग के, बट अभी तक के जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने इसमें प्रोडक्ट अप्रोच नहीं रखा हुआ है, जिसके वजह से आप किसी प्रोडक्ट के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बिटकॉइन पसंद आ रहा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो आप एक छोटी राशि से चालू करके और उसे लॉन्ग टर्म 5-10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट इसमें कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है अभी। ओके, थैंक यू विकास जी। थैंक यू। आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है हमारे इन्वेस्टर के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी बचता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप उनके थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।